नमस्कार, मैं सृष्टि लिंगायत आपको अर्थशास्त्र की पुस्तक से पाठ क्रमांक 5 रोजगार एवं सेवाएं यह पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी कापी और पेन नोट करने के लिए लेकर बैठे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें रोजगार एवं सेवाएं होती क्या है ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले रोजगार क्या है? रोजगार का अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता है। क्या है न्यूनतम आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा और मकान ये प्राप्त हो सके। इसका उदाहरण है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से हम फसल उगाते हैं तो हमें गेहूं, चावल ये सब मिलता है, तो इससे हम रोटी पकाते हैं और इससे हमारी खाने की पूर्ति होती है। दूसरा, सेवाएं क्या है? सेवाओं का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? डॉक्टर। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो पहले पढ़ाई करता है, एमबीबीएस की डिग्री लेता है, तभी वो एक डॉक्टर बनता है। तो उसमें क्या कार्य क्षमता है, वो काम करने की क्षमता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य सेवाएं। सेवा क्षेत्र की वजह से हमें रोजगार प्राप्त होता है। अभी सोच रहे हैं कि आप सोचेंगे कि रोजगार सेवाएं इसमें क्या संबंध है। यही अब हम अभी देखेंगे कि रोजगार और सेवाओं में क्या संबंध है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। कोई व्यक्ति है, वो परिश्रम करके धन एकत्रित करता है, और जब हम धन एकत्रित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोई कोई काम करके हमारे पास धन उपलब्ध हुआ है, उसे हम एकत्रित हो जाने के बाद उसे पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी। तो इस पूंजी को हम व्यवहार के रूप में निवेश करते हैं। किसमें? उत्पादन के लिए निवेश करते हैं। तो इस पूंजी का हम उत्पादन के रूप में निवेश करते हैं, जिससे हमें सेवा प्राप्त होती है, सेवाएं उत्पन्न होती है। समझ गए? इस तरह हमें रोजगार और सेवाओं का अंतर संबंध या फिर आपसी संबंध देखने मिलता है, और इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आर्थिक विकास का क्षेत्र। आर्थिक क्रिया का विकास होने से हमें रोजगार एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं। जैसे अगर देखिए, हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है, जैसे जैसे फिर उसमें क्या होगा? विकास हो रहा है मतलब क्या? प्रगति हो रही है, औद्योगिक नए नए कारखाने खुलेंगे या फिर ऐसी प्रगतिशील चीजें हो रही है, तो इन चीजों से हमें रोजगार प्राप्त होता है और सेवाएं प्राप्त होती है। मुख्य रूप से आर्थिक विकास के कितने 3 क्षेत्र है। ये है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। हम सभी को पता है कि भारत यह एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 67% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जनसंख्या के कारण हमारे पास अभी जमीन कम है, लेकिन लोग ज्यादा है। अभी हम जमीन को तो ज्यादा कर सकते नहीं, तो फिर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है सॉरी जमीन कम है, लेकिन लोग ज्यादा होने की वजह से काम नहीं मिल रहा, और इस काम न मिलने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट, उद्योग क्षेत्र। औद्योगिक विकास होने के कारण हमें रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आज हम देखते हैं, पहले तो हमारे भारत में औद्योगिक विकास उतना नहीं था। बहुत सारी चीजें हम अपने खुद खुद से ही करते थे या फिर स्वयं रोजगार करते थे, लेकिन अभी नए नए कारखाने या फिर उद्योग खुलने की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तीसरा है सेवा क्षेत्र।
यहाँ पे जितने भी मैंने आंकड़े लिखे हैं वो सब आपकी पुस्तक में 2007 से 8 वर्ष के आंकड़े हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले जैसे हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि भारत कृषि प्रधान देश होने की वजह से 67% योगदान कृषि क्षेत्र का था आर्थिक विकास में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं इन आंकड़ों से हमें क्या समझ आ रहा है। देखिए, कृषि क्षेत्र का योगदान आर्थिक विकास में 18.5, उद्योग का 26.4 और सेवा क्षेत्र का 50 से भी ज्यादा मतलब 55.1% योगदान आर्थिक विकास के भारत में आर्थिक विकास के क्षेत्र में हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है सेवा क्षेत्र का योगदान आर्थिक विकास में बढ़ता जा रहा है। सेवा क्षेत्र की भूमिका अगर देखा जाए तो विकसित देशों की तुलना में विकसित देश की तुलना में अर्ध विकसित और विकासशील देश में गरीब और बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। विश्व का 2/3 हिस्सा गरीबी से ग्रस्त है। लेकिन ये क्यों है? इसका कारण क्या है? कुछ देश अमीर है, कुछ देश गरीब है। इसका कारण क्या है? इसका विचार करिए। कुछ देश गरीब, कुछ देश अमीर है क्योंकि कुछ देशों में उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होते, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। और जिन देशों में ये सारी सुविधाएं या फिर उत्पादन के साधन उपलब्ध है वो तरक्की कर रहे हैं, वो विकसित हो गए हैं। लेकिन जिन देशों में ये साधन या फिर सुविधाएं है नहीं, वो अभी भी विकसनशील है या फिर अर्ध विकसित रह चुके हैं। सेवा क्षेत्र से विकास के कई अवसर प्राप्त होते हैं। इसके लिए मनुष्य को शिक्षित करना जरूरी है। मनुष्य को शिक्षित करने से उसमें कौशल्य आएगा, उसमें क्षमता बढ़ेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी सबसे पहले। और इससे हमारी मानव पूंजी सुदृढ़ होगी, समृद्ध होगी। मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी का अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल, क्षमता, सुविज्ञता और शिक्षा के ज्ञान के भंडार से है। अगर कोई देश है, वहां की जनता या फिर वहां के लोग, उनके शिक्षा का स्तर क्या है, वो किन चीजों में कुशल है, इस आधार पर हम उस देश के मानव पूंजी को कैसी है, समृद्ध है या फिर अच्छी नहीं है, ये हम बता सकते हैं। तो मानव पूंजी के समृद्ध होने से हमें रोजगार प्राप्त मिलेगा। कैसे रोजगार प्राप्त होगा? क्योंकि मानव पूंजी समृद्ध है मतलब क्या है? उस देश के नागरिकों में कौशल्य है, उस देश के नागरिकों में काम करने की क्षमता है, उस देश के नागरिकों में शिक्षा और ज्ञान है। तो इन सारी चीजों से उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। और इसी तरह रोजगार प्राप्त होने से उस देश का विकास होता है। अगर अभी हम देखेंगे कि विकसित देश जैसे कि यूएस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर इंग्लैंड, इनके जैसे जो देश है, उनके सेवा क्षेत्र के विस्तार में भारतीय मूल के मानव संसाधनों की बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि क्या करते हैं हमारे देश के नागरिक, जो कुशल है, जो शिक्षित है, वो क्या करते हैं? वो पलायन करते हैं। कहा? इन देशों में, इंग्लैंड या फिर संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों में, जहां उत्पादन और सुविधाएं भारी मात्रा में है, उत्पादन की सेवाएं भारी मात्रा में है। इन देशों में हमारे देश के सुविज्ञ और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति रोजगार के लिए इन देशों में जाते हैं। तो इसीलिए भारत के मानव संसाधन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन भी कहा जाता है। अगर भारत में भी उच्च कोटि के उत्पादन क्षेत्रों को कारगर किया जाए तो हमारी आर्थिक विकास और तेजी से किया जा सकता है। और भारत अभी जो विकसनशील देश है, इसे विकसित देश कहलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
अभी बात करेंगे बिहार की। जैसे भारत में, पूरे भारत में तो हमने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ मानवीय संसाधन है विश्व में। भारत का मानव संसाधन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार कई वर्षों तक गरीबी और बेरोजगारी से झुलस रहा था। एक केंद्र था, गरीबी का केंद्र बन गया था बिहार। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि यहाँ पे आर्थिक प्रगति भी हुई है। जैसे सड़क का विस्तार देखेंगे या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देखेंगे, तो इस चीजों में बिहार ने काफी प्रगति की है। या फिर पिछले वर्षों में बाढ़ आने के बावजूद भी संचार सेवा या फिर यातायात की सेवाओं में भी बिहार ने सेवाओं का विस्तार करते देखा है। सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा क्या है? सरकारी सेवा है जब सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। इसमें क्या करती है सरकार? सरकारी सेवा का अभिप्राय किससे है? सरकार है, और वो लोगों को काम के बदले मासिक वेतन दे रही है। मंथली इनकम बोलते हैं हम जिसे। इसका उदाहरण क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं या फिर सैन्य सेवाएं। इसको और अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। देखिए, हम बीमार होने के बाद सरकारी अस्पताल में जाते हैं। वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें इसके मुबदले में क्या दे रही है? मासिक वेतन। हर महीने के अंत में उन्हें उनका वेतन दिया जाता है, और इसी वजह से ये डॉक्टर्स हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी गैर सरकारी सेवाएं क्या है? जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, या लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं। इसका उदाहरण स्वास्थ्य सेवाएं और दूरसंचार सेवाएं। फिर से हम स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण लेंगे। यहाँ पे गैर सरकारी सेवा लिखा है, लेकिन देखिए, अगर कोई डॉक्टर है, उसके पास डिग्री है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, वो गैर सरकारी सेवा कर रहा है। कैसे? देखो, वो डॉक्टर है, उसने अपनी खुद का क्लिनिक खोल दिया है किसी गांव में। तो वो क्या कर रहा है? सेवा तो प्रदान कर रहा है, लेकिन उसे मासिक वेतन दे रही है क्या सरकार? नहीं। वो खुद स्वयं अपने प्रयास से वो सेवा का सृजन कर रहा है, मतलब सेवा उत्पन्न करके खुद ही उसका लाभ उठा रहा है। अभी इस इसमें जैसे सरकारी सेवा में हमें मासिक वेतन मिलता है, महीने के अंत में हमें जो मासिक वेतन मिलता है, ऐसा इसमें गैर सरकारी सेवा में कोई प्रबंध नहीं है। अभी जितना एक महीने में वो डॉक्टर कमाएगा, उतने उसकी इनकम होगी। ठीक है। अभी हम देखेंगे गोविंदपुर गांव के सुरेश की कहानी। आपके पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 103 खोलिए। यहाँ पे गोविंदपुर गांव की कहानी, वहां के सुरेश नाम का लड़का है, इसकी कहानी दी है। हम इस कहानी के जरिए अभी सेवा क्षेत्र को और अच्छी तरह से जानेंगे। सुरेश नाम का लड़का है, उसके और 3 भाई है, मतलब मिलकर ये 4 भाई है। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये दुकानदारी करते हैं, और इन्हीं के गांव में दुकान होने के कारण वस्तुएं सारे गांव के लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाती है। सुरेश पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की, तो उसे बहुत पढ़ने की चाह रखता है। लेकिन घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण मन बना के फिर वो शहर आ गया। यहाँ पढ़ाई करके उसने स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली और वित्त सेवा में पदाधिकारी बन गया। सुरेश का भाई भी परिश्रम करके, मतलब तीनों भाई परिश्रम करके अलग अलग क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा क्षेत्र के विस्तार से इन सभी भाइयों को काम मिला और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। तो देखिए, अगर सेवा क्षेत्र ना होता तो क्या
सुरेश और उसके भाइयों को रोजगार प्राप्त होता? क्या उन्हें ये नौकरियां प्राप्त होती? क्या उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनकी पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति क्या सुधर पाती? इसीलिए सेवा और रोजगार, इन दोनों का आपसी संबंध है और ये एक दूसरे के पूरक है, यह हम हमेशा कहते हैं। सेवा क्षेत्र का महत्व, इनका महत्व क्या है? जैसे अभी हमने कहा कि सेवा और रोजगार एक दूसरे के पूरक है। हम यह सब एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक किसान है, वो किसान अपने खेत में चावल उगाता है। चावल उगाने के बाद उसने क्या किया? उसने उसे चुना, उसे चुनकर साफ करके 1 किलो की पॉलीथीन बैग है उसमें भरा और उसे बेच दिया। इससे क्या हुआ? उसे रोजगार प्राप्त हुआ। उसने चावल को उगाया, फिर उसको साफ किया, पॉलीथीन बैग में भर के बेच दिया, इससे उसको पैसे मिले। तो इससे क्या दिखता है हमें? उसे रोजगार प्राप्त हुआ। और ये रोजगार अगर वो व्यापक स्तर पर करे तो उसे अधिक लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस किसान के उदाहरण से हमें 2 चीजें साफ नजर आती है। क्या है वो 2 चीजें? गुणवत्ता में वृद्धि करने के कारण, गुणवत्ता में वृद्धि करने के कारण रोजगार के नए आयाम खुलते हैं। इसमें रोजगार के नए आयाम कैसे खुले? देखिए, किसान ने चावल उगाए, लेकिन वो वैसे ही बेच सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसे साफ करके एक उसका श्रम कैसे बढ़ा? साफ किया, फिर से उसने पॉलीथीन बैग में भरा, इससे और एक श्रमिक की वहां पे जरूरत लगेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? रोजगार की और उत्पत्ति हुई और अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पे रोजगार के नए नए आयाम खुले। दूसरी चीज हमें क्या देखने मिलती है? वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि करने के कारण हमें ऊंची कीमत प्राप्त हो सकती है। जैसे देखिए, अगर उस किसान ने कंकड़ वाले चावल बेचने वो बाजार गया, तो लोग क्या करेंगे? वो खरीदेंगे, लेकिन अगर लोग खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे? वो कम दाम में मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही चावल अगर साफ सुथरे करके वो बेचने जा रहा है तो ग्राहक क्या करेंगे? अरे ये तो साफ है, इसमें थोड़ा ज्यादा कीमत देने में भी कोई हर्ज नहीं, करके लोग उसे खरीदेंगे भी। तो इसमें क्या हुआ? देखो, रोजगार तो मिला लोगों को साफ करने की वजह से और पॉलिथीन बैग में उसको डालने की वजह से रोजगार प्राप्त मिला, लेकिन इसके साथ साथ गुणवत्ता में वृद्धि भी हुई, जिसके कारण हम क्या करते हैं? उसे ऊंची कीमत में बेच सकते हैं। और उत्पाद में गुणवत्ता की इसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। फिर से बताती हूँ, उत्पाद में गुणवत्ता की वृद्धि को, जैसे यहाँ पे गुणवत्ता की वृद्धि की किसान ने, जैसे वो था चावल थे, उसने साफ सुथरा करके इसमें गुणवत्ता में वृद्धि की और इसे ऊंची कीमत पे बेच पा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम? वैल्यू एडेड। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा।